हमारे फिल्म की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के सुंदर दृश्यों के साथ। लोग अपने काम में मग्न हैं। हमारा हीरो माइक, जो कि डायरेक्टर है शहर के इमरजेंसी ऑफिस का, अपने और अपनी 13 साल की बेटी केली के लिए नाश्ता बना रहा होता है। केली माइक से नाराज है क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले अपनी बीवी से तलाक लिया है। बाप बेटी वेकेशन के लिए जाने वाले होते हैं, लेकिन अचानक शहर में बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। भूकंप काफी छोटे समय के लिए रहता है, लेकिन उसका झटका बड़े ही जोर से लगता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मैरी एक बीमार व्यक्ति को बेड से गिरने से बचा लेती है। इमरजेंसी होने की वजह से माइक छुट्टियां कैंसिल करके ऑफिस जाने का मन बना लेता है। केली को वो बेबी सिटर के पास छोड़ देता है। ऑफिस पहुंचते ही उसके साथ काम करने वाला एमिट माइक को कहता है कि खतरे की कोई बात नहीं और उसे छुट्टियां कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पार्क के पास रेड लाइन सबवे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अचानक से एक धमाका होता है और उन्हें टनल में से अजीब सी पीली गैस निकलती दिखती है। वो लोग टनल से एक वर्कर को बचाने भागते हैं तो देखते हैं उसका आधा शरीर जल चुका है। माइक वहां जाता है तो उसे पता चलता है ऐसा हादसा बहुतों के साथ टनल में हुआ है और कुछ तो शरीर जलने की वजह से मर ही गए हैं। सभी को लगता है कि स्टीम के वजह से लोगों के शरीर जल रहे हैं, लेकिन माइक को ये बात हजम नहीं होती। हादसे के जगहों पे माइक सारे सबवे लाइन बंद करवाने की कोशिश करता है। सबवे का चेयरमैन ऑल्बर मना कर देता है। उसे नहीं लगता कि ट्रेन्स को कोई भी खतरा है। ऑल्बर इतना ढीठ है कि वो कुछ देर के लिए कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं रुकने देता। पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज हॉस्पिटल में डॉक्टर मैरी के पास लाई जाती है। बॉडीज में अजीब से बदबू के कारण डॉक्टर मैरी कहती है कि ये बॉडी स्टीम या गैस से नहीं जली है। एमिट भी पार्क में आ जाता है और माइक से केस छोड़ देने को कहता है क्योंकि गैस लीक्स उनका डिपार्टमेंट नहीं हैंडल करता। माइक एमिट की बिल्कुल नहीं सुनता। सबूत ढूंढने के लिए वो अपने सहकर्मी गेटर को लेके टनल में चला जाता है। उन्हें महसूस होता है कि अंदर की हवा काफी गर्म होती जा रही है और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है। सबवे नजदीक होने की वजह से जब भी वहां से ट्रेन गुजरती है तो टनल हिलने लगता है। गेटर देखता है कि कुछ चूहे जल के मरे पड़े हैं। गर्मी के वजह से अब उनका ग्लव्स भी पिघलने लगा है। दरारों में से अचानक बहुत गर्म गैस आने लगती है। दोनों भी वहां से जान बचाकर भागते हैं। माइक को सबूत मिल चुका है तो वो एमिट को पार्क बंद करवाने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद ऑल्बर एमी के साथ आता है। एमी एक जियोलॉजिस्ट है और वो मानती है कि पूरे शहर की जमीन अनस्टेबल है। माइक उसे पार्क ले जाता है और वो वहां अपने उपकरणों से जमीन की तीव्रता टेस्ट करने लगती है। एमी को नतीजे बिल्कुल चौंका देने वाले मिलते हैं। वो कहती है उपकरणों के अनुसार शहर के नीचे तेजी से लावा उबल रहा है। एमी के पास माइक को भरोसा दिलाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। माइक लॉस एंजलिस में जमीन के नीचे लावा सुनते ही हंसने लगता है। पार्क में हाथी की मूर्ति धीरे धीरे पानी में ढस जाती है। शाम के वक्त एमी अपनी असिस्टेंट रेचल को लेकर एक्सीडेंट साइट पे निरीक्षण करने जाती है। उन्हें जमीन पर दरार मिल जाती है जहां से गैस निकल रही थी। वो लोग सैंपल ले रहे होते हैं, तभी फिर से भूकंप आ जाता है। इस बार का झटका इतना तगड़ा होता है कि सारे शहर की बिजली कट जाती है। घर में माइक केली को पकड़ लेता है और उसे ले जाकर दरवाजे के फ्रेम के नीचे खड़ा हो जाता है सेफ्टी के लिए। सबवे में इंजन ड्राइवर ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ट्रेन मलबे में जा टकराती है। भूकंप के झटकों से हुए एक बड़े दरार में रेचल लटक जाती है। एमी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे से आया धमाका रेचल को जलाकर राख कर देता है। एमी टनल से बाहर आके देखती है कि फाउंटेन का पानी उबलने लग रहा है। माइक केली को अपने साथ ऑफिस के लिए लेकर निकलता है। उसे लगता है कि घर में अकेली केली सेफ नहीं होगी। अचानक ड्रेन में से स्टीम का फव्वारा उड़ने लगता है। सभी गाड़ियां थम जाती है। धुएं और मलबे की बारिश होने लगती है। हवाओं में पत्थर लावा बॉम्ब बन जाते हैं और जहां गिरते हैं वहां आग लग जाती है। घरों और बिल्डिंग्स में धमाके होने लगते हैं। गाड़ियों का एक्सीडेंट्स होने लगता है। ऑल्वर को पता चलता है कि टनल में एक ट्रेन फंस गई है।
ट्रेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए वो एक टीम को ले जाने का फैसला करता है। डॉक्टर मैरी भी ट्रैफिक में फंसी है। वो देखती है कि लावा बॉम्ब फायर ट्रक को पलट देता है। माइक रास्ते पे डरे हुए लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। हर जगह अफरा तफरी मची है। फायर फाइटर्स आग को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। माइक ऑफिस की ओर जाने लगता है। डॉक्टर मैरी को किसी की जान बचाता देख माइक फिर से गाड़ी रोक देता है। डॉक्टर मैरी माइक को फायर ट्रक के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। माइक फायर कर्मचारियों को बचाने चला जाता है। तभी ही एक और भूकंप आता है और पास की बिल्डिंग तबाह हो जाती है। बिल्डिंग्स के कांच के टुकड़े लोगों पर गिरने लगते हैं। माइक देखता है कि जमीन से लावा फटकर रास्ते में सारी चीजों को भस्म कर रहा है। उसे एहसास होता है कि एमी सही बोल रही थी। लावा सारी गाड़ियों को अपने चपेट में लेने लगता है। डरी हुई केली कार से बाहर आके माइक को आवाज देती है। तभी एक लावा बॉम्ब केली के पास गिरता है और उसके पैंट में आग लग जाती है। माइक भागकर जाता है और किसी तरह आग बुझाकर केली को गोद में उठा लेता है। वो दोनों लावा से घिर जाते हैं। माइक केली को लेकर एक कार पे चढ़ जाता है और थोड़ी दूर जहाँ लावा नहीं होता वहाँ छलांग लगा लेता है। लावा माइक की कार को निगल जाता है। लावा फायर ट्रक की ओर बहने लगता है। फायर फाइटर ट्रक के अंदर अपने फंसे हुए दोस्त को बचाने जाता है, लेकिन उसे देर हो जाती है और लावा दोनों की जान ले लेता है। माइक डॉक्टर मैरी से कहता है कि केली को जख्मी लोगों के साथ हॉस्पिटल ले जाए। केली माइक को साथ चलने कहती है। माइक फिर एक बार अपने काम को ऊपर रख अपनी बेटी को अकेला छोड़ देता है। लावा धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगता है। लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे होते हैं। एक प्यारा कुत्ता भी अपनी हड्डी लेकर घर के बाहर आ जाता है। एमी भी माइक और फायर फाइटर्स की मदद करने आ जाती है। माइक एक दीवार बनाना चाहता है ताकि वो लावा को शहर में घुसने से रोक सके। सभी मिलके एक बड़ी बस को लावा के आगे ढकेल देते हैं। गोलियों से उसके टायर्स भी फोड़ देते हैं ताकि वो बस एक दीवार का काम करे। माइक और एमी एक बेहोश व्यक्ति को बचाने जाते हैं। तभी एक जलता हुआ पेड़ गिर जाता है और उनके लौटने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। उन्हें बचाने के लिए फायर फाइटर्स एक सीढ़ी आगे कर देते हैं। तीनों सीढ़ी पर लटक जाते हैं। लावा के गर्मी से आदमी के पैरों में आग पकड़ लेती है। तीनों मचलने लगते हैं तो सीढ़ी टूट जाती है। खुशनसीबी से तीनों भी लावा के बाहर गिरते हैं। एमी कहती है कि उन्हें शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन माइक को अभी भी विश्वास है कि वो शहर को बचा सकते हैं। सिटी वर्कर्स, पुलिस और फायर फाइटर्स लावा के बहने की दिशा बदलने के लिए गड्ढे खोदने लगते हैं। ऑलिवर देखता है कि लावा रेड लाइन ट्रेन टनल में भी बढ़ता जा रहा है। वो अपनी रेस्क्यू टीम के साथ फंसी हुई ट्रेन तक पहुंच जाता है। ट्रेन में सभी बेहोश पड़े हैं। रेस्क्यू टीम सभी को सेफली बाहर निकाल लेती है। लावा काफी करीब आ जाता है और ओलिवर को एहसास होता है कि इंजन ड्राइवर मिसिंग है। वो ट्रेन में वापस जाकर ड्राइवर को ढूंढ लेता है। ओलिवर बेहोश ड्राइवर को उठा के भागने लगता है। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि ओलिवर के शूज पिघलने लगे हैं। लावा से ट्रेन भी पिघलना शुरू हो चुकी है। वो कूद कर ड्राइवर को खतरे से बाहर फेंक देता है और खुद लावे में गिर जाता है। ओलिवर ड्राइवर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। एमी जमीन की ढलान चेक करने के लिए बास्केटबॉल को जमीन पर रख देती है। ढलान एक पेट्रोल पंप की तरफ होता है, जिसका मतलब है कि लावा भी वहीं बहेगा। अब हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। माइक और एमी दीवार बनाने का प्लान करने लगते हैं। सभी लोग माइक की बताई जगह पर गाड़ी और अन्य मलबा इकट्ठा करने लगते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर मैरी कुछ बच्चों का इलाज कर केली को उन पर नजर रखने को कहती है। लावे का रास्ता माइक के बनवाए दीवार से ब्लॉक हो चुका है। फायर फाइटर्स उस पर दबा के पानी मारने लगते हैं। हेलीकॉप्टर्स भी ऊपर से पानी डालने लगते हैं। लावा कड़क होकर रुक जाता है। एमी को फिर भी खतरा महसूस होता है। वो टनल के अंदर जाकर चेक करती है तो पता चलता है कि जमीन के अंदर अब भी बहुत लावा बचा है। वो माइक को कॉल कर बताती है कि लावा रुका नहीं है, बस उसकी दिशा पलट गई है। एमी के कैलकुलेशंस के मुताबिक लावा अब मेडिकल सेंटर के पास फटेगा। एमी और माइक मेडिकल सेंटर पहुंचकर टनल में एक कैमरा छोड़ते हैं। कैमरा लावा के सैलाब से जलकर खाक हो जाता है। एमी कहती है कि लावा 30 मिनट में फट जाएगा और सब तबाह कर देगा। माइक एमिट को कॉल कर मेडिकल सेंटर खाली करने को कहता है।
माइक को एक बड़ी बिल्डिंग देख आइडिया आता है। वो कहता है अगर इस बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दे तो बिल्डिंग का मलबा लावा को शहर में घुसने से रोक देगा। ढलान की वजह से जमा हुआ लावा पैसिफिक ओशन में जाकर ठंडा हो जाएगा। माइक एमी को रिक्वेस्ट करता है कि वो कैली को ढूंढ लाए। एमी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे वहां कैली नहीं मिलती। कैली के हाथों एक बच्चा खो जाता है तो वो उसी को ढूंढ रही होती है। टीम के पास बॉम्ब फिट करने के लिए केवल 20 मिनट बचे हैं। गेटर और उसके आदमी भी बॉम्ब लगाने में मदद कर रहे हैं। तभी एक और बार भूकंप आ जाता है। झटकों के वजह से लावा समय से पहले फटना शुरू हो जाता है। बॉम्ब डेटोनेट करने के लिए रिमोट का सेटअप ही नहीं हो पाता। गेटर बेचारा बिल्डिंग के अंदर से ही बॉम्ब डेटोनेट कर देता है और शहीद हो जाता है। यहाँ डेटोनेशन शुरू हो जाता है और माइक को कैली और वो बच्चा बॉम्ब बिछाए रास्ते पर दिखाई देते हैं। माइक भागकर कैली को धकेल देता है। माइक का प्लान कामयाब हो जाता है और लावा टनल के रास्ते समंदर में बह जाता है। एमी माइक को बॉम्ब साइट पर ढूंढने लगती है। माइक मलबे में से कैली और बच्चे को लेकर बाहर आता है। एमी कहती है कि अगर वो इंचार्ज होती तो वो शहर को खाली करवा देती और पूरा शहर तबाह हो जाता। आखिरी दम तक डटे रहने और शहर को बचाने के लिए वो माइक को शुक्रिया कहती है। एमेट माइक के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आता है तो माइक उसे मना कर देता है और अपनी बेटी कैली के साथ वेकेशन पे चला जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।